जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है और जैसा कि आप देख रहे हो कि वैकेंसी लाइनअप है कि आपका आने वाला है। अब ये 15 तक वेट किया जाएगा कि वैकेंसी आता है कि नहीं, और उसके बाद उसके आगे का रणनीति भी देखा जाएगा। बस मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका वैकेंसी अब आ ही जाएगा, तो वेल प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि हमेशा जब भी वैकेंसी आता है बहुत ही क्विक एग्ज़ाम होता है। अब एक और बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि इस एग्जाम को निकालना कैसे है, प्री मेंस और टिल आपका फिजिकल तक। एक क्वेश्चन जो आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि सर सिलेबस चेंज्ड हो गया है। ठीक है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या सिलेबस चेंज हो गया है, क्या सर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं किया है तभी आपके अंदर ये जो भी चीज़ें आपके अंदर आ रहा है कि सर जो भी क्वेरी आपके अंदर है, आपने चीज़ें सही से एनालाइज नहीं किया। हमने हमेशा कहा है कि जितना हमने आपको पढ़ा दिया, अगर आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। अभी का एक एग्जाम हुआ है इन्फोर्समेंट एसआई का, इससे पहले आपका एफआरओ का, इससे पहले आपका हर एक एग्जाम, जब तक मैं खुद कोई चीज़ कर ना लूँ, ठीक है, तब तक मैं आपके सामने नहीं आता हूँ। इवन मैंने आपका प्रॉपर एक अकेला ऐसा टीचर जो आपके सामने आता है और हर चीज़ सही बताता है, इवन अपना मार्कशीट भी हमने दिखाया। अब देखो, जो ये चेंज होने का जो बात आ रहा है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं, बट आपको ये समझना जरूरी है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है, तो जो चीज़ें हमने आपको 1 से 1.5 साल पहले पढ़ाया था, अब कुछ सेक्शन ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि साइंस का आपका रिएक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि सिलेबस चेंज हो गया या हमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो पहले भी आपको थोड़ा डीपली पूछा गया है, जैसे कि आपका क्लास 10 का देखोगे केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन हो गया, क्लास 11 से आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो वो सब चीज़ आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो, लोगों को आज समझ में आता है, हमने 2 साल पहले पढ़ा के ये सब छोड़ दिया। अभी भी अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और आप मारोगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन बाय ड्रीम डोज, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा इवन क्वेश्चंस के साथ। तो आपको करना क्या है कि जितना ड्रीम डोज के द्वारा वीडियो पीडीएफ दिया जा रहा है, उसको मल्टीपल टाइम बस आपको रिवीजन करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी तक श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। वीडियो पीडीएफ रूटीन टेस्ट हर चीज़ वहाँ आपका प्रोवाइड किया जाता है। और नीचे लिंक है, आप स्टेटस के भी क्वेश्चन जो डाले जाते हैं, जैसे कि आज ही ये क्वेश्चन आपका डाला था, ठीक है, आज ये क्वेश्चन आपका डाला था, ये क्वेश्चंस, ठीक है, और ये हमने 1 से 1.5 साल पहले भी डाला था। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी इन्फोर्समेंट में आया हुआ है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, और बहुत ही डिटेल में ये सब चीज़ हमने आपको करवाया है। कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, और एक चीज़ हमेशा, और देखो नए लड़के हैं उनको ही प्रॉब्लम होता है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ और आपको समझ के रखना है। कुछ सेक्शन है जो आपको डिटेल में पढ़ना है, जो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ये सीरीज भी अगर आप फॉलो कर लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बट हमेशा याद रखिएगा, जो 160 प्लस टॉपिक का जो मैंने बताया है, उसको इतनी बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपका नींद में भी इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और अब जो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा। ये साइंस एनालिसिस का जो 2025 में स्पेशली जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया है और जो दरोगा ने एग्जाम लिया, उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली साइंस का, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आप इसको देखिए एक बार, ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है। और चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई शॉर्ट वीडियो जो डलते हैं, ठीक है, ताकि उससे भी आप ज्ञान ले पाओगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये जो है आपका बेसिकली मेंडल का जो क्रॉस आपका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, मटर के पौधे पे, उससे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब चीज़ हमने कर रखा है, एक बार फिर से हम लोग आप समझा देते हैं। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर से देखते हैं। मेंडल का 2 एक्सपेरिमेंट आपको देखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रेशन।
आप जब मैं इंग्लिश वर्ड को बोलूं उसको आपको समझ के रखना है। 6 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से भी होंगे जो कि आपको डायरेक्टली वर्ड पूछे जाएंगे या ट्रांसलेशन, और 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से वहाँ तक ले जा सकता है। इन चीज़ों को आप समझ के देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, मेंडल के पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए इसने 2 लॉ जो दिया था जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो है आपका मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको प्रभुत्व का नियम बोला जाता है। हमेशा इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखिएगा, और पृथ्वीकरण का नियम बोला जाता है। बेसिकली इसने क्या किया आप ध्यान से रखिए। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस का बात करते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा कि निषेचन आपका कहाँ होता है, तो आप बोलोगे डिंड वाहिनी में होता है, या आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब या डिंड वाहिनी में आपका होता है। क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, आपका निषेचन होता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो मनुष्य का आप देखोगे तो मनुष्य का जो होता है 23 पेयर अगर मेल है, ठीक है, तो क्या होता है XY होता है, ठीक है। और अगर फीमेल है तो उसमें क्या होता है 23 पेयर प्लस XX, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये पेयर का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टोटल जो होता है आपका एक सेल में जो होता है टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, हम छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस पूछा, अभी देखो जो आपका इन्फोर्समेंट SI का एग्जाम था उसमें पूछा था इसमें से कौन सा जो सेल है, जो कोशिका है, जो हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब जिसमें कि एक सेल में कितना होता है 46 क्रोमोसोम होता है, 46 गुणसूत्र होता है। पूछा जाएगा एक सेल में कितना गुणसूत्र, ह्यूमन का मैं बात कर रहा हूं, मनुष्य का बात कर रहा हूं, 46। तो अगर 46 का आधा कर दिया जाता है तो बचता है 23। तो किसी भी सेल में अगर आधा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, हाफ हैप्लॉइड, हाफ हैप्लॉइड। तो 4 ऑप्शन दे दिया, उससे पूछा कि इसमें से कौन सा हैप्लॉइड है। अभी इन्फोर्समेंट SI का क्वेश्चन है, और ये चीज मैंने आपको, ठीक है, करवाया था। कब करवाया था, जब मैं आपको समझा रहा था आपका सेल डिवीजन, जब मैं आपको समझा रहा था। तो वही है कि अगर ये मेल है, ठीक है, मेल है, ठीक है, और ये अगर फीमेल है, समझ लो यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, तो ये 23 पेयर हो गया, 23, ठीक है, सॉरी 23 मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है, ये 22 पेयर हो गया, और फिर से ये आपका 22 पेयर हो गया। तो 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम, ठीक है, और 44, 45, 46, टोटल 46 क्रोमोसोम। बट जब ये फ्यूजन होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म जो मेल से क्या निकलता है, स्पर्म, एग्जाम में स्पर्म लिखा हुआ था, और फीमेल से निकलता है आपका क्या क्या निकलता है, एग। और इन दोनों का निषेचन होता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, और तब आपका होता है 44 प्लस XX हो सकता है, तब वो गर्ल होगा, या आपका 44 प्लस XY हो सकता है, तो वो आपका बॉय होगा। अब ये मेल पे डिपेंड करता है कि उसका स्पर्म में, ठीक है, क्या आ रहा है, क्या वो आपका, ठीक है, 22 प्लस X आ रहा है, या 22 प्लस Y आ रहा है। तो क्योंकि टोटल आपको कितना चाहिए, 23 चाहिए, ठीक है। तो ये मेल में क्या होता है, एक सेल में कितना होता है आपका 46 क्रोमोसोम होता है, याद रखना। और फीमेल में भी एक सेल में कितना होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। बट अगर हम लोग किसका, स्पर्म का बात करते हैं, तो स्पर्म में कितना आएगा, हैप्लॉइड आएगा। कितना, 22 क्रोमोसोम प्लस यहाँ 1 क्रोमोसोम, तो टोटल कितना, तो टोटल हो जाएगा आपका 23 क्रोमोसोम। याद रखना, यहाँ ये पेयर में है, यहाँ ये पेयर में है, ठीक है। ये पूरा सेल का हमने यहाँ बात किया है कि एक सेल में इतना होता है, समझ में आया। तो 23 आपका हो गया, 22 प्लस X कितना हो गया, 23 हो गया, 22 प्लस Y कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये मेल का स्पर्म पे डिपेंड करता है कि 22 प्लस X लेके रखा है या 22 प्लस वो Y लेके आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 22 प्लस X लेके आया, और फीमेल से आपका क्या आएगा, फीमेल से तो आपका सिंपल है 22 प्लस X ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 23 क्रोमोसोम आपका यहाँ से हो गया, और 23 क्रोमोसोम आपका यहाँ से हो गया, और दोनों मिलके एक क्या बनाएगा, पूरा कंप्लीट
46 क्रोमोसोम बनाएगा। वो आपका 24 प्लस XX भी हो सकता है, 24 प्लस XY भी होगा। अगर 24 प्लस XX होगा तो वो फीमेल होगा, 44 प्लस XX होगा तो वो फीमेल होगा, और 44 प्लस XY होगा तो मेल होगा। टोटल कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। और यही जो होता है आपका आगे चल के एम्ब्रियो, भ्रूण, और भ्रूण आगे चल के एक बच्चा पूरा का पूरा कंप्लीटली बन जाता है। हमेशा याद रखें ये स्पर्म जो है क्या है? ये हैप्लॉइड है, इसमें 23 क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। 22 प्लस X हो सकता है या 22 प्लस Y हो सकता है। उसी प्रकार से महिला में जो अंडा होता है वो क्या होगा? वो भी आपका हैप्लॉइड होगा, आपका 22 प्लस X होगा, ठीक है। और यहाँ जो ये निषेचन होने के बाद जो आपका एक कंप्लीट सेल बनता है उसमें क्या होता है? आपका वो डाइप्लॉइड होगा, दैट मीन्स उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। तो ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है। यहाँ फिर से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, फिर एम्ब्रियो डेवलप्ड होकर आगे चल के बेबी पूरी तरीके से बनता है। तो ये जो फंडा है आपका, ये होता है आपका किस में होता है? ये ह्यूमन बीइंग में होता है। अब यही चीज अगर हम लोग प्लांट में लेते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था प्लांट पे, प्लांट में लिया गया था मटर। क्या लिया गया था? मटर का पौधा लिया गया था। पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो मटर के पौधे पे किया गया था, पहला, ठीक है। अब उसी प्रकार से जैसे कि हमने उसमें XX लिया, XY लिया, तो उसी प्रकार से इसमें हम लोग लेते हैं मटर का पौधा का और मटर का पौधा में कितना कैरेक्टर लिया गया था ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो टोटल 7 कैरेक्टर लिया गया था, ठीक है, जिसमें एक कैरेक्टर जो था ये मैं पहले समझा चुका हूं, वो था आपका साइज ऑफ प्लांट। प्लांट का साइज चाहे वो लंबा होगा चाहे वो क्या होगा? छोटा होगा। तो लंबा को बोला गया TT और छोटा को बोला गया स्मॉल t। सेम चीज जो हमने आपको वहां समझाया आपको यहां समझना है। जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसको जीन का ये जो शब्द हम लोग यूज करते हैं जीन शब्द उसको पता नहीं था। तो जीन शब्द के जगह उसने जो यूज किया था वो यूज किया था आपका फैक्टर। ये आपका ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा गया है कि जीन के जगह उसने क्या यूज किया था? फैक्टर। और इसी फैक्टर को हम लोग एली भी बोलते हैं, एली, याद रखिएगा, ठीक है। फैक्टर या इसी को हम लोग एली भी बोलते हैं कि उसको जीन शब्द का बारे में नहीं पता था। तो अब जो देखिएगा पहला, जैसे कि वहां निषेचन हुआ तो पहला जनरेशन, पहला पीढ़ी का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या किया जाता है? एक, ठीक है, लंबे पौधे को, मटर का लंबा पौधा को छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया जाता है। अब वो क्रॉस का मतलब क्या होगा? तो क्रॉस का मतलब है जैसे कि ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है, ठीक है, तो इसको क्रॉस करवाया जाएगा। और बेटर अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। देखिए पुनिक चार्ट इसको बोलते हैं। यहां हम लोग लिख देते हैं T, यहां लिख देते हैं T, यहां लिख देते हैं स्मॉल t, यहां लिख देते हैं स्मॉल t। अब देखिए इसको अगर भरोगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करो तो ये T हो जाएगा, यहाँ स्मॉल t हो जाएगा, ठीक है, फिर से ये T हो जाएगा, यहाँ स्मॉल t हो जाएगा। इसको आप अच्छे से आज समझ लीजिए ताकि लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहला जनरेशन में आप देखोगे कि फिर से एक चीज आता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला जनरेशन में देखा गया कि जितने भी पौधे थे वो टॉल थे। क्या थे आपके? टॉल थे। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो टॉल वाला आदमी है, टॉल वाला आदमी बोला हूं, तो टॉल वाला जो प्लांट है वो जो शॉर्ट वाला पे है क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है, मतलब उस पर प्रभावी है। इसीलिए इसको बोला जाता है आपका प्रभुता। बोलते हैं ना हमारा देश क्या है? संप्रभुता है, मतलब हमारे ऊपर किसी का डोमिनेंट नहीं, हम लोग किसी के अंदर नहीं। पर यहाँ क्या है? यहाँ प्रभुता है, मतलब कि क्या है? किसी डोमिनेंट, बोलते हैं ना मैं तुमसे ज्यादा डोमिनेंट हूँ, बोलते हैं ना सर ये मुझे डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेंट मतलब आपके ऊपर वो प्रभाव डाल रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको बोला जाता है डोमिनेंट। ये वर्ड आपको समझ के रखना है। फिर इंग्लिश में यही बोला पूछ देगा, डोमिनेंट का मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहां आपने देखा कि जब हम लंबे पौधे को, अरे TT क्यों लिया है? क्योंकि हमने XY उस फॉर्म में लिया था, इसी उसने जब लिया तो इसको TT फॉर्म में लिया, ठीक है। और ये स्मॉल t, और ये याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो मतलब एक,
एक कैरेक्टर को हमने लिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पहला जनरेशन, पहला पीढ़ी में हमने क्या किया, लंबे पौधे को छोटे पौधे के साथ मिला दिया, सिंपल। और यहां से जो हमें मिला वो मिला कि जितना भी आया है, क्या आया है, ये आया है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जो पौधा निकल के आया था एक्सपेरिमेंट के बाद, वो देखा गया कि जितने भी पौधे हैं वो सब जो है आपके टॉल है। तो इसी को बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या बोला गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या हुआ कि जो है आपका बड़ा वाला जो पौधा है, छोटे वाले पौधे को क्या करता है, वो उसको पर डोमिनेट करता है, मतलब वो उस पर प्रभाव डाल के खुद आगे निकल के आया। यहां से दो कंसेप्ट आपका निकल के आता है, एक होता है आपका फिनोटाइप, मैंने क्या बोला, फिनोटाइप, और एक होता है आपका जीनोटाइप। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि F1 जनरेशन या F2 जनरेशन, कौन सा ऐसा जनरेशन है, कौन सा ऐसा पीढ़ी है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है, तो आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी जो था उससे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। देखिए, फिनोटाइप जो आपको क्या होगा, आपको बाहर से दिखेगा। ठीक है, अंदर में इन लोग का क्या है, जीन देखिए, टॉल का भी है, शॉर्ट का भी है, लेकिन बाहर कैसा दिखा, सब लोग लंबा दिखा। तो जो बाहर से दिखेगा तो वो याद रखना है, वो है आपका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अगर मैं इसका लिखता हूं तो फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा, सब लंबा होगा, सिंपल। और जो जीनोटाइप होगा, अंदर क्या दिख रहा है, तो अंदर जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका टी एंड कैपिटल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर फिनोटाइप बोलेंगे तो सब क्या था, लंबा था, और जीनोटाइप बोलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये है आपका पहला जनरेशन। क्या मैंने बोला, ये है आपका पहला जनरेशन। समझ में आया। अब देखो, ये आपने पहला जनरेशन आपने समझ लिया, फिनोटाइप समझ लिया, जीनोटाइप समझ लिया, सिंपल। एक लंबे पौधा था, एक छोटा पौधा था, इन दोनों को हमने इस तरीके से आपको समझाया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि सेकेंड जनरेशन, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बस इतना आप याद रख लेना। अब देखो, इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, बस इतना याद रखना है आपको यहाँ कि F1 जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन जो था, ठीक है, इसमें आपका फिनोटाइप जो था वो क्या था आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जो जीनोटाइप था वो था आपका क्या था, जीनोटाइप, फिनोटाइप जो बाहर से दिखेगा तो जितना भी था सब वो टॉल था, और जीनोटाइप, जीन के अंदर हमने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन का, जहां से आपको क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। F2 जनरेशन का हम लोग बात करें तो जीन में क्या है, अभी जीन क्या है, जीन को ही उसने क्या बोला था, फैक्टर बोला था, या क्या बोला था, एली बोला था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन लेते हैं, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, तो देखिए इसी को हम लोग क्रॉस करवाएंगे। ये पौधा तो क्या है, पौधा वही है, F1 जनरेशन के बाद हमें क्या मिला, ये मिला है। तो बाहर से तो वो टॉल दिख रहा है, पर अंदर में इसका क्या है, जीन, ये है टी है। ठीक है, टी है। तो हम लोग यहाँ लेंगे, ऐसा बनाएंगे, यहाँ लेंगे कैपिटल टी, यहाँ लेंगे स्मॉल टी। ठीक है, फिर से यहाँ लेंगे कैपिटल टी और यहाँ से लेंगे हम लोग स्मॉल टी। अब देखो ये कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा टी आ जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और फिर से यहाँ स्मॉल टी आ जाएगा। ध्यान से एकदम समझते हुए चलना। ठीक है, फिर से यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा ये। फिर से यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो यहाँ आपका स्मॉल टी। अब यहाँ ध्यान से समझना कि क्या क्या रिजल्ट आया है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि जहां कैपिटल टी का जीन आ जाएगा वहां जो होगा पौधा क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, ये चीज है। तो देखो यहाँ तो डबल टी है, वो भी कैपिटल टी है, डेट मीन्स यहाँ तो पौधा लंबा ही होगा। यहाँ कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, बाहर से कैसा दिखेगा, फिनोटाइप कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा। फिर से यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो ये भी क्या दिखेगा, ये भी आपका लंबा दिखेगा। यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब ये जो है पूरी तरीके से क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रेसेसिव। रेसेसिव मतलब कम।
तो रिसेसिव कैरेक्टर है मतलब दोनों स्मॉल टी है, ठीक है। तो दोनों जब स्मॉल टी है तो मतलब यहाँ जो होगा, जो आपका फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखेगा वो शॉर्ट होगा। अब देखो यहाँ से रिजल्ट क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है, F1 जनरेशन का मैंने बात किया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ आपका F2 जनरेशन, F2, ठीक है। क्या मैं लिखता हूँ आपका F2 जनरेशन, ध्यान से आप देखना, यहीं लिख दूं F2 जनरेशन। अगर मैं F2 जनरेशन का बोलता हूं तो फिनोटाइप जो रेशियो होगा, फिनोटाइप का जो रेशियो होगा, आप ये देखो फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा। देखो जो बाहर से दिखेगा, तो बाहर से 3 आपको टॉल दिखेगा, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3, टॉल वाले को पहले लिखेंगे 3:2, यहां है शॉर्ट कितना है 1 है, तो ये है 1। ये हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बाहर, फिनोटाइप मतलब बाहर की चीजें, तो ये हो गया आपका टॉल और ये हो गया आपका शॉर्ट, ठीक है। ये हो गया टॉल और ये हो गया आपका शॉर्ट। तो फिनोटाइप जो रेशियो हो गया, ये हो गया 3:1। इतना चीज आपको समझ में आया। बाहर से कितने होंगे, 3 पौधे जो होंगे वो लंबा होगा और एक पौधा जो होगा वो छोटा होगा, इसीलिए हमने लिखा ये। अब हम लोग लिखते हैं जीनोटाइप, मतलब जीन कैसा है। तो जीनोटाइप का अगर हम लोग रेशियो लिखें, अनुपात लिखें, तो ये होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पूरा टी मतलब कैपिटल टी दोनों कितना है, 1 है, तो 1 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। कितने ऐसे जीन हैं जिसमें एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, तो ये 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। और कितने ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ही स्मॉल है, तो ये 1 है, तो इसको हमने 1 लिख दिया। तो ये हो गया 1:2:1। तो ये क्या हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो यो है, जीनोटाइपिक रेशियो ये है। उसके बाद एक होता है कि प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट। प्योर टॉल मतलब प्योर, पूरी तरीके से लंबा और पूरी तरीके से छोटा, और आगे लगा हुआ है प्योर। प्योर मतलब क्या, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो प्योर टॉल कितना है, 1 है। प्योर शॉर्ट कितना है, ये भी आपका 1 है। तो अगर आपका रेशियो पूछे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्योर टॉल से प्योर शॉर्ट का रेशियो क्या होगा, तो ये 1:1 होगा, ठीक है। यहां से आपको 2 चीज और समझ के रखना है कि अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस का बात करते हैं तो वो हमें F1 जनरेशन में ही दिखता है। क्यों? क्योंकि देखो F1 जनरेशन जो था उसमें जितने भी हमें दिखा वो सब टॉल दिखा, बट F2 जनरेशन में अगर हम लोग देखोगे एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, यही आप लोग गलती करोगे। पर जो F2 जनरेशन में जो है, देखिए फिनोटाइप रेशियो में क्या है, 3 तो टॉल है बट 1 क्या है हमारा शॉर्ट है। डेट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो कहां से डिफाइन होता है, तो F1 जनरेशन से होता है। क्योंकि F2 जनरेशन में क्या होता है, एक शॉर्ट भी आपको दिखता है। तो पूछा जाएगा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो F1 जनरेशन से हमें प्रूफ होता है या F2 जनरेशन से, तो ज्यादा जो आपको याद रखना है वो है F1 जनरेशन से होता है, क्योंकि F2 जनरेशन में एक रिसेसिव कैरेक्टर, एक छोटा कैरेक्टर भी आपको दिखता है। चीज समझ में आया। दूसरा है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब क्रॉस करवा दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, जो एली जो होते हैं, एली मतलब जीन जो होते हैं अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि देखिए हमने इसको क्या कर दिया, आपको क्रॉस करवा दिया, तो ये क्या हो गए, डिफरेंट फॉर्म में अरेंज हो गए। तो जब यही जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, पृथक्करण जिसमें मतलब बोलता है मेंडल का पृथक्करण का नियम, तो मेंडल का पृथक्करण या आपका लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये कहता है कि आफ्टर जो क्रॉस करने के बाद क्या होता है, जो आपका जो एली होता है, जो जीन जो होता है अपने आप को अरेंज कर लेता है। देखिए अलग अलग फॉर्म में अरेंज हमने किया है, तो इसी को बोला जाता है आपका लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, वेयर एलिज अरेंज इटसेल्फ, ठीक है। आपको ये चीज यहां याद रखना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बस एली और जीन जो होता है अपने आप को अरेंज कर लेता है, कब, जब उसका क्रॉस हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट, ये था आपका लॉ ऑफ आपका सेग्रीगेशन, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, हम आपके ऊपर डोमिनेंट हो रहे हैं, तो यहां हमें डोमिनेंट पता चल गया पहला से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किससे हमें पता चल गया, यहां सेग्रीगेट हो रहा है, देख लो एली क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है, जीन अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है, तो यहां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता चल गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
ज़्यादा डिस्कशन इसमें हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन पे, अगर आप क्वेश्चन आप समझ गए हो तो एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और अभी जो एग्जाम में आया था वो भी कुछ इसी प्रकार से था, वो थोड़ा इजी था, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है, ठीक है, F2PD के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको ये पूछा गया। तो F2 जनरेशन में आप जैसे ही जाओगे आपके दिमाग में आएगा कि F2 जनरेशन जो है, ठीक है, F2 जनरेशन जो है इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है ये होता है आपका क्या होता है 3:1 होता है, डायरेक्टली दिमाग में आपका आना चाहिए। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, आपको डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए 1:2:1 होता है। और प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट जो होता है, प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट कितना होता है 1:1 होता है। ये चीज आपको समझ। अब देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, करेक्ट है, सही है सेकेंड पीढ़ी के लिए। सबसे पहला फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है 3:1 होता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 3:1 होता है, सही है। जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है, ये भी आपका सही है। उसके बाद प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट, क्या ये सही है, नहीं। प्योर टॉल जो हमने आपको बताया था कैपिटल T, ठीक है, और स्मॉल t, ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट जो होता है, ये जो होता है आपका 1:1 होता है, तो यहां हो जाएगा आपका 1:1, तो यही वाला आपका गलत है। चौथा वाला देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी की फिनोटाइप अनुपात मेंडल के प्रभुत्व के नियम पर आधारित है। फिनोटाइपिक रेशियो इन फर्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमने ये भी बताया था कि मेंडल लॉ का जो डोमिनेंट वाला जो फीचर है वो F1 जनरेशन से मिलता है, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, और ये भी आपका सही है। A, B और D जो है ये तीनों आपका सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप भूलोगे तो नहीं। चलिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा लॉ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके ऊपर ये जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे ये चीज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए जो भी आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए उसको हमने बहुत अच्छे से मेटल का अलग करके समझा दिया, PDF में जाके पढ़ लेना, और कुछ नया हमने और अरेंज करके बना दिया है, तो उसको आप लिख लेना, अगर मैं ग्रुप में आपको डालता हूं। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, और ये पहले भी बहुत पहले भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, ठीक है। मेटल, अगर आप क्लास 10 का एक चैप्टर देखोगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस ये आपके उठाते हैं, ठीक है, और उसमें आपको ये नहीं कि आप पढ़ के महारत हासिल कर लोगे, आप उसका एक्सपेरिमेंट ही पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो बोलना बहुत आसान है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो जो पहले आपका, ठीक है, जो वहां से 90 और 85% जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करना है, और जो हमने आपको करवा दिया है रिएक्शन बस उतना आप देख के चला जाना, ठीक है। हमने बताया कि किस में मतलब कौन से मतलब क्लास का कौन सा एनसीईआरटी करना है वो हम पे छोड़िए, आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट अबाउट एन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम रिबन का बात आ रहा है, मैग्नीशियम से पूछा गया है, कॉपर से पूछा गया है, ठीक है, एल्युमिनियम से पूछा गया, आयरन से पूछा गया, और यही बार बार आपका रिपीट होता है। बस थोड़ा आपको पूछ लेता है डीपली, कभी इधर से इधर कर देता है, और वो बस आपका चेक करना चाहता है कि आप रट के तो नहीं आए हो। देखो तो यहाँ है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ है आपका मैग्नीशियम। Which of the following is correct about an experiment magnesium ribbon burns in air, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री का बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल और आपका जितने भी रिएक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ है मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम छोटी छोटी बात, अब मैग्नीशियम को मैंने यहाँ मैग्नीशियम 2 क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो मैग्नीशियम जो होता है वो हमेशा मोनो एटॉमिक, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम कैसे लिखते हैं O2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो वातावरण में वो जो पाया जाता है वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में, डाई एटॉमिक मतलब वो डबल, ठीक है, डबल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, तो O2 लिखते हैं हम हमेशा, O नहीं लिखते। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हमारा सिंगल एटॉमिक होता है तो Mg लिखेंगे उसको, ठीक है, हमेशा। मोनो एटॉमिक डायोड कैसे डिसाइड होता है, वो जिस फॉर्म में आपका प्रकृति में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम को अगर यहाँ हम ऑक्सीजन करते हैं, जला रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन ही दे रहे हैं, तभी तो जलेगा कोई चीज कब, जब ऑक्सीजन देंगे। और ये जो आपका बनेगा ये बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ आप MgO आप लिख सकते हो,
MgO कर सकते हो। अब ये कैसे MgO हुआ वो भी मैं आपको कभी फॉर्मूला। अब देखो एक और चीज़ याद रखना, आपको बैलेंस करने आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस वाला भी क्वेश्चंस रहता है हर एग्जाम में आपका दरोगा में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देखो तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे, और यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये इसका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस्ड करने भी आना चाहिए, जितना रिएक्टेंट होगा मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही आपका आउटपुट। 2 अगर mg आउटपुट में है तो 2 mg आपका इनपुट में भी होना चाहिए। 2 ऑक्सीजन अगर इनपुट में है तो 2 ऑक्सीजन आपका आउटपुट में भी है। तो ये आपका बेसिकल रिएक्शन है। यहां से हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला, जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या होता है, वो एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है, मतलब उजला फ्लेम के साथ जलता है। क्या? उजला फ्लेम के साथ जलता है, ये याद रखना है, मतलब वाइट फ्लेम के साथ वो जलता है। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना साइंस में ही, ठीक है, थोड़ा आपको क्या है, आपको समझ के रखना है। आपका पॉलिटी में वहाँ भी थोड़ा आपको समझ के रखना है। उसीलिए जब पॉलिटी एनालिसिस हम क्लास में करवाएंगे, ठीक है, आपका श्योर सिलेक्शन ग्रुप में, तो बहुत ही उस चीज़ों को मैं समझाते हुए करूँगा। ठीक है, तो वाइट फ्लेम मतलब उजला फ्लेम के साथ जलता है। दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, और जलने के बाद क्या होता है, एक पाउडर, व्हाइट पाउडर जम जाता है। तो व्हाइट पाउडर जम जाती है। ये सब समझ के रखना, ये एक्सपेरिमेंट्स उन लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट घबराना नहीं है, सब पहले भी करवाया हुआ है और फिर से। तो सबसे पहले क्या होगा, एक व्हाइट फ्लेम के साथ ही जलेगा जब मैग्नीशियम को जलाओगे, और लास्ट में क्या होता है, एक व्हाइट क्या होता है, पाउडर फॉर्म हो जाता है। आपको यहाँ से ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, बहुत ही इजी से मैंने आपको समझाया था, एक जो जब भी मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, आपका बेसिक नेचर में होता है। बट कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लीड ऑक्साइड हो गया, कम से कम ये 3 याद रखिएगा। ये ऐसे होते हैं जो आपका एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, इसीलिए उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप समझ गए कि ये हो गया व्हाइट फ्लेम, ये हो गया आपका व्हाइट पाउडर, और साथ ही साथ क्या करता है, आपको याद रखना है कि अगर MgO में लिखता हूँ तो इसका नेचर कैसा होगा, ये कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षार होगा, तो ये क्या होगा, अम्लीय नहीं होगा, ये आपका क्षार होगा, डेट मीन्स आपका बेसिक होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रयोग के बारे में सही है, मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है। ठीक है, सबसे पहला, बर्न विथ ए ब्राइट, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है पूछा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है येलो कलर के साथ क्या होता है, जलता है। बिल्कुल नहीं, ये येलो नहीं, ये सफेद कलर के साथ जलता है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड वेपोराइज इन एयर, अगर वो जो वाष्पी मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर वेपोराइज हो जाएगा तो ये पाउडर कहाँ से बचेगा। इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि व्हाइट पाउडर जमा होता है, तो वेपोराइज नहीं होता है, वाष्पीकरण उसका नहीं होता है। तीसरा है आपका कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है नेचर में, और क्या करता है, आपका रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो बिल्कुल सही है। क्या है, जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका क्षारीय होता है, आपको पता है। ठीक है, और क्या करता है, वो लाल लिटमस को, आपको पता है कोई भी बेस है तो रेड लिटमस को क्या कर देता है, वो ब्लू में आपका चेंज कर देता है। अगर वही एसिड होगा तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, और बेस होगा तो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ए व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, और व्हाइट पाउडर क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है। तो ये दोनों जो हो गया कि व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड होता है, मतलब उत्पाद के रूप में एक सफ़ेद पाउडर फॉर्म होता है, ये बिल्कुल सही है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, और लाल लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ये दोनों बिल्कुल सही है। बट ये बर्न विथ ये गलत है, क्योंकि वो व्हाइट लाइट के, व्हाइट फ्लेम, व्हाइट मतलब उजला लौ के से वो जलता है, मतलब फ्लेम जो होता है उसका व्हाइट होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वेपोराइज नहीं होता है, पाउडर बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, आपको घबराना नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम क्वेश्चंस डील करते हुए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आए ये आप कल हमने 12 तक किया था नंबरिंग, वो 2 क्वेश्चंस हमने अभी जो एग्जाम में हुआ है वो हमने आपको बता दिया। यहाँ है कि डायमंड, 1 कैरेट जो डायमंड होता है, ठीक है, उसका जो अगर वेट के हिसाब से देखें, ठीक है, मास के हिसाब से देखें, द्रव्यमान के हिसाब से देखें,
तो कितना होता है वो यहाँ पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग, चलिए ये क्वेश्चंस, इससे अच्छा एक क्वेश्चंस आज जो हम डिस्कस कर देते हैं आपको, वो कर देते हैं रिएक्शन वाला ही। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट से 50 मिनट के वीडियो रखेंगे क्योंकि टाइम इतना ही रहता है। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी दूसरे दिन हम लोग जो दूसरे क्वेश्चंस करेंगे इसी स्लाइड से। एक जो फोटोक्रोमेटिक चश्मा जो होता है गहरा क्यों होता है, मतलब फोटोक्रोमेटिक ग्लास जो होता है ये डार्कन क्यों। जैसे कि देखो जो फोटोक्रोमेटिक मतलब समझते हैं जो सन ग्लास, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्लास लगाते हो और जैसे ही आप धूप में जाते हो और यूवी रेज आपके आंख में पड़ता है तो वो काला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस कंपाउंड के कारण होता है, किस यौगिक के कारण होता है, वो पूछा जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, आपका सोडियम कार्बोनेट या लीड नाइट्रेट। आपको याद रखना है इसका सही जो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड होगा। अब याद रखो सिल्वर से मैंने आपको कितने क्वेश्चंस अभी मैंने जो करवाए थे जो अभी आपके एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले, और याद रखना इतनी बार मैं बता दूंगा चीज़ों को, ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं। अगर हम लोग सिल्वर का बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है। सिल्वर को लिखा कैसे जाता है, Ag से लिखा जाता है। इसका फिर से हम लोग बात करेंगे, इसका आयस्क पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जो आयस्क है सिल्वर का है, तो याद रखिएगा कैल्वाराइट। क्या, कैल्वाराइट। कैल्वाराइट क्या है, इसका आयस्क है, मतलब और है। हमेशा याद रखना, एक बार एक्सरसाइज में पूछा गया था सिल्वरनाइट। तो याद रखना सिल्वरनाइट जो है सिल्वर का आयस्क नहीं है, सिल्वर का और नहीं है, ये बेसिकली किसका और है, तो ये आपका गोल्ड का है। और गोल्ड को लिखते हैं हम लोग AU से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। और हमेशा याद रखना गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा धातु है जिसका सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होता है और जिसका सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब इसका अगरनीयता जो होता है, ठीक है, इसका इतना याद रखो, सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होता है, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब होता है इसको मार मार के चपटा करके, ठीक है, एकदम सीट का जैसा बनाया जा सकता है। तो और जो आपका डक्टिलिटी मतलब होता है कि इसको लंबे तारों में, छोटा सा अगर आप गोल्ड भी लेते हो तो इसको लंबे तारों में इसको बनाया। तो सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो होता है आपका गोल्ड का होता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79 और ये इसका आयस्क है। वापस आते हैं हम लोग यहाँ, अगर हम लोग सिल्वर का बात करते हैं तो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है कि क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है। हमेशा याद रखना क्विक सिल्वर जो होता है ये आपका पारा को कहा जाता है, मार्करी को कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 80 होता है। हमेशा याद रखना क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है, तो पारा को, मार्करी को कहा जाता है। ठीक है, एक होता है आपका लूनर कॉस्टिक। हमेशा याद रखना लूनर कॉस्टिक, मैंने क्या बोला, लूनर कॉस्टिक। तो लूनर कॉस्टिक जो होता है पूछा जाता है, लूनर कॉस्टिक का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है AgNO3। इसको बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो लूनर कॉस्टिक आपको याद रखना है क्या बोला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। और ये वही सिल्वर नाइट्रेट है जो आपका वोट का इंक में भी यूज होता है। कल मैंने आपको करवाया था AgI सिल्वर आयोडाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है आपको, जिसको हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, लूनर कॉस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको वोट के इंक में यूज किया जाता है। आपका सिल्वर आयोडाइड को हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए यूज करते हैं और आपको सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग आपका फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ये चीज हमने आपको समझाया था। अब जो सिल्वर से जो एक रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उसको आप जरूर देनेगा। पूछा जाता है जो सिल्वर जो होता है, सिल्वर आपने देखा होगा चांदी जो होता है वो काला पड़ जाता है, तो आखिर वो किस यौगिक के कारण काला पड़ जाता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए इसका रिएक्शन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका सिल्वर जो है, ठीक है, जब रिएक्ट होता है आपका किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसका आउटपुट क्या क्या निकलता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं लिखता हूं यहाँ Ag, ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, जो ऑक्सीजन हवा में रहेगा, हवा में अगर कोई चीज़ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन और यहाँ लिखता हूँ मैं हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो ये हाइड्रोजन पूछा जाएगा किस कारण से काला पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही सिल्वर जो है आप देखोगे काला पड़ जाता है, चाहे सिल्वर का चम्मच हो, चाहे आपका पायल हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका Ag2S, डेट मीन्स आपका सिल्वर सल्फाइड Ag2S। अब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। प्लस आपका H2O, मतलब इसमें क्या होता है, आपका पानी भी निकलता है। ऑप्शन जब था उसमें ये चीज दिया होता कि इसका आउटपुट में क्या क्या आता है, क्या पानी भी आता है, ऑप्शन बना के दिया हो, मैं फिर से बना दूंगा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। बट अभी आप इसको याद, अब इसको जल्दी से आप बैलेंस करना सीखो। बैलेंस मतलब जितना सिल्वर इधर है इतना सिल्वर इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करोगे, मैं डायरेक्टली आपको कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सिल्वर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सिल्वर के बारे में आपको याद रखना है। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, तो पारा को बोला जाता है। लूनर कॉस्टिक किसको बोला जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी चीज हमने बता दिया। कैल्वराइट क्या होता है, इसका आयस्क होता है। Ag इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर इसका 47 होता है। यहाँ है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं Na2CO3, और इसका कहाँ यूज किया जाता है आपने सुना होगा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा के रूप में इसको यूज करते हैं, ये भी चीज आपने सुना होगा। कॉपर ऑक्साइड के बारे में मैंने कल भी आपको समझाया था, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन को मैंने आपको समझाया, जितना समय है वो हम आपके सामने आते हैं और कोशिश रहता है कि कुछ नया आप सीखो, ऐसा चीज आप सीखो जो आप लाखों लोगों को उससे आप इजीली पीछे छोड़ दोगे। बाकी कोशिश रहेगा कि इसको कम से कम 1 घंटा क्लास आपके लिए लिया जाए, ताकि आप साइंस में पूरी तरीके से मास्टर हो जाए। बाकी आप श्योर सिलेक्शन बैच में हो, हर चीज़ का PDF आपके पास है, रिएक्शन का उसमें स्पेशल आपको चैप्टर भी उसमें डाला गया है। मेटल वाला जो आपका चैप्टर है धातु वाला, तो उसको आप जरूर पढ़ें, और जो भी PDF स्पेशल दिया जाता है उसको लिख भी लीजिएगा अगर आपने PDF प्रिंट करवा लिया है तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का सीरीज आपके लिए आते रहे। और कैसा लगा आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।